तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पीछे देख चुके होंगे जो कि हम आपको पढ़ाए हैं दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और चित्र भी बता दिए थे मेरे प्यारे बच्चों कि गोलीय दर्पण का चित्र किस प्रकार का होता है। अब हम लोग का टॉपिक जो कि है, क्या है टॉपिक कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और कैसे लिखेंगे एग्जाम में हम लोग कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जो कि दर्पण के ही गोलीय दर्पण के दो को प्रकार होता है, जो कि आपको हम पीछे अच्छे तरीके से बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग टॉपिक को चलते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिएगा कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तो लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको इस प्रकार से लिखिएगा। इसका डेफिनेशन होगा कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग हो। खोखले गोले का एक भाग हो मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों किस चीज का, गोलीय दर्पण का कहते हैं। तो ये आपको हम बताएं किस चीज का डेफिनेशन, गोलीय दर्पण का, कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जो कि आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो ये था गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जो कि एग्जाम में किस प्रकार से लिखना था वो आपको हम बताएं। अब देखिएगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हम बताएं मेरे प्यारे बच्चों की गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, जो कि पहला है मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो देखेंगे इनके प्रकार को, तो लिखेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार की होती है। ये कि गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होती है क्या, जिसे देखिएगा पहला आपको तो हम बताइए किए थे कि अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। और सेकंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कि सेकंड क्या होता है। तो सेकंड आपको हम बताए थे कि उत्तल दर्पण होता है। क्या, उत्तल दर्पण होता है। तो हम धीरे धीरे सारे चीजों को समझिएगा, एकदम एग्जाम बेस्ड है सब, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये दो प्रकार की। अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जो कि एग्जाम पूछता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन किस प्रकार से एग्जाम में आप लोग लिखिएगा। तो देखिएगा सारे चीजों को एकदम समझिएगा, टोटल चीजें आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पर रटवाया नहीं जाएगा, समझाया जाएगा। तो देखिएगा
इसका डिफिनेशन लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि वैसा दर्पण पर जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। क्या? जिसका परावर्तक सतह मेरे प्यारे बच्चों धंसा हुआ हो, उसे ही मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं अवतल दर्पण। उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा इसमें मेरे प्यारे बच्चों नोट पॉइंट में कि पहले तो देख लीजिए अवतल दर्पण का चित्र किस प्रकार का होता है। तो देखिएगा, अवतल दर्पण का चित्र आपको हम दिखा देते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या बनेगा? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, उसी को ना अवतल दर्पण बोलेंगे। तो देखिए, ये जो है इसका परावर्तक सतह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? धंसा हुआ है। तो ये कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण है ना। अब देखिए कि क्या है कि एक नोट पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए लिखवा रहे हैं कि अवतल दर्पण का अन्य नाम क्या है। तो अवतल दर्पण को मेरे प्यारे बच्चों अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो ये आपको आगे हम बताएंगे कि क्यों कहा जाता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि मेरे प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये था अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ये चित्र है मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का, जिसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। और डेफिनेशन में आपको बता दिए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। एकदम सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण को कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसको काट लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिसके कारण इसको हम मिटाकर अगला टॉपिक आपको हम बता पाए। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग टॉपिक पर चलते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। इसको मिटाते हैं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक में आपको हम बता देंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक चीजों को, तो देखेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। थोड़ा लॉन्ग वीडियो लगेगा क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड में लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। देखिए इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि वैसा दर्पण मेरे प्यारे बच्चों, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या? परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या? उभरा या इसी को बोलते हैं उठा हुआ। उभरा का मतलब उठा हुआ हो उसे ही मेरे प्यारे बच्चों, उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है ये सबका। दर्पण कहते हैं। तो ये था किसका डेफिनेशन? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसको, चित्र को, इसका चित्र। तो देखिएगा इसका चित्र
इस प्रकार का दिखेगा आपको। एक मिनट, ऐसे रहेगा। इसका परिवर्तक सतह क्या होगा, धंसा उभरा हुआ ना होगा, देखिए उभरा हुआ है, ये है परिवर्तक सतह जो कि है उभरा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। दर्पण। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों नोट पॉइंट लिखाएगा एक, जो कि आपको याद रखना है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसी को देखेंगे कि क्यों कहा जाता है। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। जिसका प्रवर्धक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिसका प्रवर्धक सतह उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। जो कि चित्र भी आपको दिखा दिए और 2 पॉइंट भी लिखवाए हैं, जिसको ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में नोट डाउन किए होंगे। जो कि अवतल दर्पण में क्या बताए थे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको हम बताए थे। अब इसको हम मिटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों और आगे की ओर बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग अब चलते हैं आगे की ओर इसी में। तो इसको मिटा देते हैं, अच्छे से चीजों को लिखिएगा क्योंकि यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखना है। और ये डिफिनेशन अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सारा आसान भाषा में आपको डिफिनेशन को लिखाया जा रहा है, ना कि किताबी भाषा में। और साथ साथ एग्जामिनर बोले हुए रहता है या लिखे हुए रहता है एग्जाम में कि क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि विद्यार्थी अपने प्रश्नों में ही क्या दें, उत्तर दें, अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो देखिएगा हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे अब दर्पण में ही। तो देखिए आपको हम बताए थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसा था, गोल था ना। देखिए पूरा गोल नहीं, आपको समझना है, गोल था। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके जो केंद्र होता है यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसी के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको सी से सूचित करते हैं। किस चीज से करते हैं, सी से, वक्रता केंद्र। तो याद रखिए। ओके ठीक। अब देखिए कि एक चीज और आपको हम बताए थे यहाँ पर, देखिएगा तो ये क्या था, ये था गोलीय दर्पण जो आप देख रहे हैं। और गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो देखिए खोखले गोले जिस जिस क्या है, जिस खोखले गोले का बना होता है दर्पण, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। एक पॉइंट और बोले तो पहला क्या है, वक्रता केंद्र। सब नोट डाउन करते जाइएगा। पहला है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड क्या है, तो सेकंड हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, वक्रता केंद्र है। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा सेकंड मेरा है ध्रुव, ध्रुव जो कि जाना आवश्यक है। थर्ड है, तो थर्ड है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जो कि सारी चीजों को समझना अनिवार्य है, तो फिर दिक्कत होगा, ये सारे पॉइंट नहीं आपको पता होगा। तो बात है चौथा पॉइंट कि
प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। और 5 है दर्पण का द्वारक मेरे प्यारे बच्चों। क्या? दर्पण का द्वारक। इतना चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक। तो देखिए क्या बताएं आपको, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि ये बड़ा बनाएंगे तो आपको समझने में अच्छा होगा। इसको मिटाते हैं पहले और ये बड़ा चित्र बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर ही बनाते हैं। ये गोल नहीं है, तभी इसको गोल करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि ये गोल है ना, इसमें पहले तो बकरता तो आपको हम क्या बताएं यहाँ पर कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, बकरता केंद्र कहते हैं। तो उसके केंद्र यही ना होगा मेरे पास बच्चों, ये क्या कहला जाएगा, बकरता केंद्र कहला जाएगा, बकरता केंद्र यानी कि सी इसको कहेंगे। अब है जो कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा गया था, तो कहा गया था ध्रुव कहा गया था, जिसको किस चीज से किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, पी से किया गया था। ये क्या था, ध्रुव। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के समानांतर जाने वाली रेखा, क्या, समानांतर जाने वाली रेखा, ये जो रेखा है ये क्या कहला रहा था, तो इसको समझिएगा, ये था जो मेरे प्यारे बच्चों प्रधान अक्ष कह रहा था, प्रधान अक्ष। उसके बाद क्या हुआ था, अब इसको थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि उसी पर सब चीज देखेंगे। पहले तो अवतल, ये देखिए अवतल दर्पण बना दिए जो कि जिसका प्रवर्धक सतह धासा है, वो तो पता है। हाँ, ये क्या, ये हो गया प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के समानांतर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये वक्रता जो केंद्र है और ये ध्रुव के बीच दूरी जो है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ चुके होंगे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं और केंद्र किसे कहते हैं। केंद्र उसे कहते हैं जिस खोखले गोले का बना होता है उसके मध्य बिंदु को क्या इसके बीच के बिंदु को यानी कि केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव कहते हैं, जो कि समझ गए। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के ये जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है उसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए प्रधान अक्ष आप लोग समझ ही गए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के समानांतर जाने वाली ये जो रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष, जिसे एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं। किस चीज से, एक्स डैश से। वक्रता केंद्र को आपको तो बताए थे कि सी से करते हैं, वक्रता त्रिज्या को मेरे प्यारे बच्चों आर से करते हैं और ध्रुव को पी से करते हैं। यहाँ पर भी लिख देते हैं, वक्रता केंद्र को सी से करते हैं, ध्रुव को मेरे प्यारे बच्चों पी से करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से करते हैं, प्रधान अक्ष को मेरे प्यारे बच्चों एक्स डैश से करते हैं। अब बचे दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो चौलाई है दर्पण का, यही कहलाता है दर्पण का द्वारक। इतना जो चौलाई है मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। लिख भी सकते हैं नोट पॉइंट में कि क्या, तो लिखिएगा
कि दर्पण का चौड़ाई ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट और यहाँ पर समझिएगा कि फोकस किसे कहते हैं। तो आपको बताए थे कि प्रकाश की किरणें जाती है प्रवर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है वही तो फोकस कहलाता है ना। तो ये हो गया, ये फोकस हो गया जो छूट रहा था, जो कि आप लोग देख लिए फोकस क्या है उसको भी देख लें, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको आना चाहिए जिसे एक से यूज करते हैं, तब तो आगे आपको समझ में आएगा। जब दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे तब। तो ये सारी चीज आपको नहीं आएगा तो वहां पर दिक्कत होगा। वहां पर डायरेक्ट हम लोग सी लिखेंगे। तो सी मतलब क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए कि वक्रता केंद्र से लिख रहे हैं। इसके बाद ध्रुव लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर पी लिखेंगे, ध्रुव पूरा नहीं लिखेंगे। तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये दर्पण का कुछ पॉइंट मेरे प्यारे जो कि आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि समझ चुके होंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और अगले टॉपिक और हम लोग बढ़ेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर हम नहीं बताए जो बताना चाहते हैं। देखिए ये जो होता है वक्रता त्रिज्या वो फोकस का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। यानी कि वो इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर बाय टू। यानी कि हमेशा जो होता है फोकस ये वक्रता केंद्र होता है, जो फोकस दूरी के क्या होता है दुगना होता है। आपको देखने को भी मिला होगा कि ये दुगना है। तो इसका फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल टू आर बाय टू। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि हमेशा क्या होता है कि वक्रता केंद्र फोकस दूरी के दुगना होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा जो कि हम बताना चाह रहे थे। या इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू एफ बाय टू लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो अब इसको क्या करते हैं कि मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन है जिसको हम लोग पहले देखेंगे। जो इतना चीज बताया इस पर ही दो क्वेश्चन आधारित है, इसको पहले बनाएंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये नहीं देखना है कि ये वीडियो लंबा है। लंबा होने के कारण आपको हम बता ही दिए कि ये व्हाइट बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर लिखने में थोड़ा सा टाइम हर टीचर को लगता है, हमें ही नहीं, हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है। यानी कि वक्रता त्रिज्या को किस से करते हैं? आर से करते हैं, आपको पता है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा। फोकस दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बताइए, अभी एक फॉर्मूला आपको बताइए किए हैं क्या। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस फॉर्मूला पर एकदम बेस्ड है, इसीलिए पूछे। तो देखिए आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, एफ इक्वल टू आर बाय टू बताए थे ना। यानी कि आर दिया हुआ है, एफ निकालना है तो आप बैठा दीजिए सेम। क्या एफ के एफ छोड़ दीजिए, आर कितना दिया है 80 बाय टू कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो 80 बाय टू हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है जो कि आप लोग बनाकर दिखाइए। जैसे में दिया हुआ है अभी और इस बार दिया हुआ है फोकस दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है
कि वक्रता त्रिज्या कितना होगा, पूछ रहा है कि कितना होगा वक्रता त्रिज्या। एकदम सिंपल है, बैठाइए ना जी। एफ दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एफ को आर बाहर करेंगे और एफ बाय 2 कर देंगे। तो देखिए आर इक्वल टू एफ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर बटा 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, नहीं ये इसे नहीं लिखा था, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा देखिए, ये गलत तरीके से हम फॉर्मूला को लिखते हैं। ये फॉर्मूला लिखा था इससे R इक्वल टू 2F लिखा था, इस प्रकार से लिखा था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका क्या होगा, R इक्वल टू 2 इंटू एफ कितना है 50 सेंटीमीटर है, यानी कि R कितना आ गया 100 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से बनेगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा गया था, इसलिए यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को, कि अगर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ रहे तो उसका वक्रता त्रिज्या किस प्रकार से निकलेगा, तो इस प्रकार से निकलेगा। तो ये था 2 क्वेश्चन जो कि आपको देखना बहुत जरूरी था मेरे प्यारे बच्चों। तब इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिए होंगे, तब इसको हम मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों और आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज को आपको बताते हुए जाएंगे। हालांकि वीडियो लंबा हो तो हो, लेकिन एक चीज को सीखिएगा। समय के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाते हैं, तो वो नहीं हम लोग के गलती करना है, सारे चीजों को देखना है। तो देखिए अब देखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। पहले बताए थे कि आगे बताएंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा, तो समझिएगा। वहां पर तो सिर्फ बता दिए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे आपको समझाने के लिए, और आप लोग भी कॉपी में बनाइए एक अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अवतल। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि पहले तो एक रेखा मान लेंगे, ये क्या कहलाता है, तो आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, हम बताए थे प्रधान अक्ष यही न कहलाता है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा और इधर होना चाहिए यहाँ पे। ये सी क्या है बताइए आप लोग, जल्दी बताए थे, वक्रता केंद्र, और मध्य बिंदु को ये क्या कहते हैं, ध्रुव। अभी तो लिख रहे हैं लेकिन आगे नहीं लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरणें क्या प्रवर्तक सतह से टकराती है और अपने माध्यम में लौट जाती है ना, और इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं ना। ऐसे में क्या होता है कि एक ही नहीं किरण, बहुत सारे किरण जितना आप ले लीजिए, जितना आप ले सकते हैं, वो क्या हुआ कि टकरा कर फोकस पर ही आएगा। कहां पर आएगा, फोकस पर ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहां पे आएगा, फोकस पे ही आएगा। क्या होगा, टकराएगा और फोकस पर ही आएगा। क्या हो रहा है, प्रकाश से किरण जा रहा है और परावर्तक सतह से टकरा कर क्या हो रहा है, एक बिंदु पर जमा हो रहा है ना, एक बिंदु पर क्या हो रहा है कि जमा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जा रहा है और परावर्तक सतह से टकरा कर
और एक बिंदु पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जमा हो रहा है प्रकाश की किरणें। तो ये इसी वजह से क्या होता है कि इसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जो कि अभिसारी दर्पण, अभिसारी का मतलब, अभिसारी का मतलब पहले ही आपको समझा दिए थे। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु पर सारी किरणें आकर जमा होती है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे परिवर्तन होता है वो क्या होता है, सारे बिंदु फोकस पर आकर जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्या, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए बोला जाता है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे सर, तो देखिए कैसे लिखेगा आप लोग, तो इस प्रकार से लिखिएगा, अवतल दर्पण के क्या कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, मेरे प्यारे बच्चों की दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आया होगा कि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को क्यों कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारे किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब लोग हम लास्ट टॉपिक को देखेंगे, जो कि आज का लास्ट टॉपिक क्या है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिएगा, तो देखिए लिखेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, समझिएगा इसको। जैसे आप लोग समझे अवतल के सेम उससे ही है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो पहले हम लोग बनाएंगे क्या, बनाएंगे उत्तल दर्पण। बनाइए उत्तल दर्पण, बना लिए। ये है क्या, मेरा उत्तल दर्पण। हम देखते जाइए धीरे धीरे हम चीजों को हम अच्छे तरीके से। ये है क्या, दर्पण, और इसका आप खींच देते हैं एक रेखा, जिसमें क्या होगा, ये P होगा, यहाँ पर क्या होगा, F होगा, यानी कि जहाँ पर मिलेगी, इसको रहने दो,
यहाँ पर क्या बना देते हैं, ये क्या है से बकटा केंद्र है। इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रकाश से किरणें ऐसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आएगा और ऐसे नहीं जाएगा, ये क्या हुआ कि उल्टा भागेगा प्रवर्तन के बाद, क्या उल्टा भागेगा, समझे। और ये जो डॉट डॉट से ये मिलेगा इस बिंदु पर, वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, जो कि आपको हम बताए थे। एक ही किरण नहीं, सारे किरणें आएगी और ऐसे लौट जाएगी और ये जो होगी जाकर फोकस बनेगी। ओके, इसे मैं ऐसे ऐसे होगी, इसे जाएगी प्रवर्तन बाद ऐसे हो जाएगी, इसको डॉट डॉट से हम लोग मिलाएंगे, जो कि ये मिलेगा क्या, एक बिंदु पर मिलेगा। ये तो सारे बिंदु क्या हो रहा है, इसमें भी प्रवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो रही है, जमा नहीं हो रही है, ध्यान से देखिए, हम गलत बोले हैं। क्या हो रही है कि इसमें किरणें ऐसे आई और ऐसे, ये आई और ऐसे निकल गई, ये आई और इस प्रकार से निकल गए, ऐसे आए और ऐसे निकल गए। जिसमें देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद क्या हो रही है कि फैलती हुई, क्या हो रहा है कि फैलती हुई दिखाई दे रहा है हमको, तो आप लोग के दिखाई भी दे ही रहा होगा। ऐसे आया, देखिए फैल गया, प्रवर्तन के बाद फैल गया कि नहीं, तो इसमें फैलते हुए प्रतीत हो रहे। आपको बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो, क्या फैलती हुई प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रवर्तन के बाद किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। तो लिखिएगा इसमें इसका डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों के, यहाँ पर लिखिएगा, देखिएगा कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी बोला जाता है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका डिफिनेशन और इसका चित्र। इसका चित्र समझ नहीं होंगे तो इसका डिफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि और शानदार क्लास रहेगा, इससे बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में।